दुनिया में ऐसा कौन शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री हो और उसकी पत्नी और उसका बेटा भी उसी महान देश का प्रधानमंत्री बना हो। लेकिन उसकी जिंदगी जितनी गुमनामी में बीती, उससे ज्यादा उसकी मौत गुमनामी में रही। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस शख्स की जिसने वर्तमान गांधी परिवार की नींव रखी, जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी से प्यार किया और उस प्यार की कीमत भी चुकाई। लेकिन उसी प्यार ने उस शख्स को दुनिया के महानतम स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का सरनेम दिला दिया। आज अनसुनी कहानियां में बात भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति राजीव गांधी के पिता राहुल और प्रियंका गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी की। फिरोज के बारे में एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर फिरोज जैसे 7 लड़के हो गए तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। चलिए आपको फिरोज गांधी की अनसुनी कहानियां बताते हैं। 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज गांधी इतने गोरे और लाल थे कि पहली नजर में लगता था कि किसी अंग्रेज घर का लड़का है। इंदिरा गांधी से फिरोज का प्यार किसी फिल्मी पर्दे की कहानी से कम नहीं है, जहां खुद इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू ने फिरोज को पसंद कर लिया था। दरअसल इलाहाबाद की कड़ी धूप में कमला नेहरू अपने साथियों के साथ आंदोलन के लिए जा रही थी। इस दौरान बगल की चारदीवारी पर बैठे फिरोज और उनके साथियों ने सत्याग्रहियों का मजा लेना शुरू कर दिया। वहीं भीषण गर्मी की वजह से कमला नेहरू बेहोश हो गई। फिरोज के कुछ दोस्त भाग निकले, लेकिन फिरोज ने कमला नेहरू को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लेटाया और भागकर पानी लाया। पानी की छींटे मारने के बाद कमला नेहरू को होश आया तो उन्हें आनंद भवन तक छोड़ा। कमला नेहरू फिरोज गांधी से प्रभावित हो गईं। उन्होंने दूसरे दिन उन्हें और उनके साथियों को आनंद भवन बुलाया। फिर कमला नेहरू के आदेश के बाद फिरोज ने कांग्रेस कार्यालय जाकर स्वयं सेवकों के रूप में अपना नाम लिखा लिया। यहीं से युवा फिरोज कमला नेहरू की मुहिम के प्रति समर्पित हो गए और कांग्रेस के साथ देश सेवा की मुहिम में जुट गए। यही वो दौर था जब फिरोज गांधी की मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई। धीरे धीरे मुलाकातों का दौर बढ़ने लगा। दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। आनंद भवन में फिरोज गांधी का आना जाना लगा रहता था। 1935 की बात है। कमला नेहरू काफी बीमार हो गई तो उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। तब इंदिरा शांति निकेतन में पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मां की सेवा करने के लिए जाने का फैसला लिया। कमला नेहरू और इंदिरा के विदेश चले जाने के बाद फिरोज बहुत चिंतित और उदास रहने लगे। उन्होंने अपनी मौसी से कहा कि वो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। फिरोज की मौसी ने तुरंत उनकी बात मान ली, क्योंकि इलाहाबाद में रहकर फिरोज पढ़ाई लिखाई के अलावा राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहते थे। ऐसे में मौसी ने फिरोज की बात मान ली और पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए चले गए, जहां से वो हर छुट्टी के दिन जर्मनी पहुंच जाते और पूरी लगन से कमला जी की सेवा करते। यही वो वक्त था जब इंदिरा को लगने लगा कि फिरोज जैसा उन्हें भला कोई और मिल सकता है क्या, क्योंकि विदेश में फिरोज के रूप में उन्हें एक सहारा मिल गया। जर्मनी में कमला नेहरू ऊब गई तो 1936 में पंडित नेहरू ने उन्हें स्विट्जरलैंड में लोजान के पास एक दूसरे सेनेटोरियम में ले गए। यही ला पालूस स्कूल में इंदिरा गांधी का एडमिशन करा दिया गया, जिससे मां की सेवा के साथ पढ़ाई भी चलती रही। लेकिन अचानक 28 फरवरी 1936 को उनका निधन हो गया। लुजान में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब कमला नेहरू का निधन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और फिरोज तीनों ही उनके पास थे। पत्नी के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत आना उचित समझा और इंदिरा ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई के लिए चली गई। ब्रिस्टल के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज में दाखिला लिया। इंदिरा को पहले की तरह फिरोज की दोस्ती और स्नेह मिलता रहा। दरअसल इंदिरा के ऑक्सफोर्ड जाने की असली वजह फिरोज गांधी थे। पिछली बार फिरोज भारत लौटने से पहले पेरिस इंदिरा से मिलने के लिए गए थे, जहां उन्होंने मौ मार्त्र की सीढ़ियों पर इंदिरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो इंदिरा ने फौरन हाँ कह दिया। ऑक्सफोर्ड लौटने पर जीवन और पढ़ाई लिखाई सब मजे से चल रहा था, लेकिन 1940 में इंदिरा प्लूरिसी बीमारी से पीड़ित हो गई। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि उन्हें स्विट्जरलैंड की आबो हवा में जाना चाहिए। उधर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में जर्मन बमबारी से स्थिति खराब होने लगी। अंत में सबने सलाह दी कि इंदिरा का ऑक्सफोर्ड लौटना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने 1941 में भारत लौटने का फैसला लिया। इंदिरा का भारत लौटना काफी खतरनाक था, क्योंकि जर्मन पनडुब्बियां मित्र देशों की कई पनडुब्बियों को डुबो चुकी थी। लेकिन फिरोज ने तमाम तरह की कोशिशें की और दौड़ भागकर एक फौजी जहाज में इंदिरा को सीट दिलाकर भारत भेज दिया।
जून 1941 में इंदिरा भारत लौटी और जेल में बंद पिता से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने पहली बार अपने पिता से कहा कि वो फिरोज से शादी करना चाहती हैं। इंदिरा की बात सुनकर पंडित नेहरू खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा, अभी पहले अपनी सेहत ठीक करो और यहाँ इत्मीनान से कुछ और लोगों को जानने समझने की कोशिश करो। पंडित नेहरू ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा ने भी मन बना लिया था। जब महात्मा गांधी को पंडित नेहरू की नाराजगी के बारे में पता चला तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को समझाया। महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद ले लिया और अपना सरनेम दे दिया, जिसके बाद नेहरू शादी के लिए मना नहीं कर पाए। आखिरकार 26 मार्च 1942 को फिरोज और इंदिरा की शादी हो गई। हालांकि फिरोज चाहते थे कि शादी बेहद सादगी के साथ केवल परिवारजन के बीच बिना किसी शोर शराबे में की जाए, लेकिन गांधी जी का आदेश था कि बहुत नहीं, लेकिन शादी में थोड़ी धूमधाम तो जरूर होनी चाहिए। शादी के बाद इंदिरा और फिरोज हनीमून के लिए कश्मीर चले गए, जहां पहुंचकर दोनों ने पंडित नेहरू को तार भेजा और उसमें लिखा था, काश हम आपको यहां से ठंडी हवाओं के झोंके भेज पाते। इंदिरा फिरोज का तार मिलने के बाद पंडित नेहरू ने जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास आम कहाँ है? दरअसल इंदिरा को आम बेहद पसंद थे, इसी वजह से पंडित नेहरू ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। कश्मीर से इलाहाबाद आने पर फिरोज और इंदिरा ने अपने प्यारे से घर में प्यार और अरमानों के बीच नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन आजादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में बैठक हुई, जिसमें पंडित जी के अलावा इंदिरा और फिरोज भी शामिल हुए। पंडित नेहरू की गिरफ्तारी के बाद फिरोज ने इंदिरा को इलाहाबाद भेज दिया और खुद लखनऊ चले गए। वहीं कुछ दिनों बाद इलाहाबाद में तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें इंदिरा की पीठ और हाथों पर लाठियां लगी। फिरोज को जब जानकारी मिली तो वो तुरंत लखनऊ से इलाहाबाद पहुंच गए और इंदिरा से मुलाकात की। वहीं एक रैली के दौरान अंग्रेज पुलिस ने सभा स्थल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इंदिरा जी बोलती रहीं। इस दौरान एक पुलिस वाले ने इंदिरा पर बंदूक तान दिया। जैसे ही फिरोज की नजर पड़ी तो वो भीड़ को चीरते हुए इंदिरा पर तनी बंदूक के सामने खड़े हो गए, जबकि वो भूल गए कि उन्हें भूमिगत रहकर कार्य करना था। अंत में पुलिस ने इंदिरा और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। शादी के 6 महीने भी नहीं हुए थे कि पति पत्नी को जेल में बंद कर दिया गया। शादी को साल भर भी नहीं बीता था कि इंदिरा और फिरोज में मतभेद शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज के साथ रहने की बजाय अपने पिता पंडित नेहरू के साथ रहना शुरू कर दिया। इंदिरा दिल्ली में रहती थी, जबकि फिरोज लखनऊ में रहते थे। शायद इसी वजह से फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। इस बारे में पत्रकार रशीद किदवई का कहना था, इंदिरा दिल्ली में रहती थी, जबकि फिरोज लखनऊ में रहते थे। इसी वजह से उनमें एकाकीपन रहा होगा। दोनों के बीच एक आदर्श पति पत्नी का संबंध कभी नहीं बन पाया। फिरोज स्मार्ट थे, बोलते अच्छा थे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, इसलिए महिलाएं उनकी तरफ खींची चली जाती थी। नेशनल हेराल्ड में काम करने वाली एक लड़की के साथ उनके संबंधों की अफवाह उड़ी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मुस्लिम मंत्री की बेटी के साथ भी फिरोज गांधी का नाम जुड़ा, जिससे नेहरू विचलित हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री रफी अहमद किदवई को लखनऊ भेजा। किदवई ने फिरोज गांधी और मंत्री की बेटी को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिरोज नहीं माने। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त फिरोज गांधी और मंत्री की बेटी में प्यार इतना प्रगाढ़ हो गया था कि फिरोज इंदिरा गांधी से अलग होकर उस लड़की से शादी करने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया। वक्त के साथ इंदिरा गांधी और फिरोज में दूरियां बढ़ती चली गईं। हाल ये हो गया कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। पत्रकार इंदर मल्होत्रा की माने तो 1959 में जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से गिरा दिया तो मियां बीवी में जबरदस्त झगड़ा हुआ। इंदर मल्होत्रा कहते हैं कि उसी शाम फिरोज गांधी मुझसे मिले और कहा, इससे पहले कि लोग तुम्हें बताएं, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे बीच तेज झगड़ा हुआ और आज के बाद मैं कभी प्रधानमंत्री के घर पर नहीं जाऊंगा। और उस दिन के बाद मृत्यु तक फिरोज गांधी इंदिरा के सरकारी घर नहीं गए। इंदिरा से विवाद के बाद फिरोज गांधी राजनीतिक तौर पर और आक्रामक हो गए। अपने भाषणों से फिरोज सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। मुंदड़ा कांड पर फिरोज ने अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर इतना जोरदार हमला बोला कि नेहरू के करीबी तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस दौरान सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि कांग्रेस में रहते हुए भी फिरोज विपक्ष के अनऑफिशियल नेता हैं। फिरोज के नजदीक रहे ओमकार नाथ भार्गव फिरोज गांधी के बारे में कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि फिरोज के निधन के बाद मैं संसद भवन गया था।
वहां के सेंट्रल हॉल में एक लॉबी थी जो फिरोज गांधी कॉर्नर कहलाता था। वहां फिरोज गांधी और दूसरे सांसद बैठकर बहस की रणनीति बनाते थे। बतौर सांसद फिरोज गांधी बेहद लोकप्रिय थे। लोग उनके भाषणों को सुनना चाहते थे क्योंकि फिरोज को हर चीज की गहराई में जाना पसंद था। 1952 में वो रायबरेली से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं 1957 के चुनाव में एक किस्सा बेहद मशहूर है जिससे पता चलता है कि फिरोज गांधी मन के धनी व्यक्ति थे। दरअसल 1957 के चुनाव के दौरान फिरोज गांधी को पता चला कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी नंदकिशोर नाई के पास चुनाव में जमानत भरने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने नंदकिशोर को बुलाकर अपनी जेब से जमानत के पैसे दिए। ओमकार भार्गव कहते हैं, वो हमारे सांसद तो थे ही, सोने पर सुहागा ये था कि उनका संबंध जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से था। अपने क्षेत्र में बराबर घूमते थे, कहीं लाई चना खा लेते थे, कहीं चाट खाते थे, कहीं किसी की चारपाई पर जाकर बैठ जाते थे। बतौर पिता फिरोज गांधी ने अपने बेटों राजीव और संजय में वैज्ञानिक सोच पैदा करने में बड़ा योगदान निभाया। वो अपने बेटों से मिलकर खिलौनों को तोड़ने के लिए कहते और फिर जोड़ने के लिए कहते। पत्रकार रशीद किदवई ने कहा, फिरोज गांधी एक अलग किस्म के बाप थे। उन्हें बच्चों को खिलौने देने में यकीन नहीं था। अगर कोई उन्हें तोहफे में खिलौने दे भी देता तो कहते कि इन्हें तोड़कर फिर से जोड़ो। राजीव और संजय दोनों का टेक्निकल माइंड था, वो फिरोज गांधी की ही देन थी। संजय गांधी ने बाद में जो मारुति कार बनाने की पहल की, उसके पीछे कहीं न कहीं फिरोज गांधी की भूमिका थी। अपने हंसमुख अंदाज से लोगों के मन में मुस्कान पैदा करने वाला एक जिंदा दिल इंसान और जनता के प्रति समर्पित इंसान। फिरोज गांधी अपने अंतिम वक्त में खुद अपनी कार चलाकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर खोसला अभी उन्हें देख ही रहे थे कि वो बेहोश हो गए। 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधी उनके बगल में मौजूद थी, तब उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोल ली थी। पूरी रात इंदिरा अपने पति के बगल में बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। आंख खुलने पर फिरोज ने उनसे कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया और फिरोज फिर बेहोश हो गए। इस बार आंखें बंद हुई तो कभी नहीं खुली। सुबह 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। इंदिरा फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ 3 मूर्ति भवन पहुंची। इंदिरा से झगड़े के बाद पहली बार फिरोज प्रधानमंत्री के घर पहुंचे थे, लेकिन वो न कुछ देख सकते थे, न वो बोल सकते थे, न कुछ कह सकते थे, क्योंकि इंदिरा के घर फिरोज नहीं बल्कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था। इंदिरा ने 3 मूर्ति भवन की निचली मंजिल से सारे फर्नीचर हटवा दिए और कालीनों पर सफेद चादर बिछवा दी। संजय और राजीव पालथी मारकर सफेद चादर पर बैठे हुए थे। नेहरू अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। धर्म ग्रंथों के पाठ के बीच नेहरू फिरोज के पार्थिव शरीर को देखने पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ देखकर वे अचंभित हो गए और उनके मुंह से निकला, मुझे नहीं पता था कि फिरोज लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। पति का पार्थिव शरीर सामने पड़ा था। इंदिरा खुद को नियंत्रित दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह हिली हुई थी और आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। 9 सितंबर को तिरंगे में लिपटे फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज की बहन तहमीना एक ट्रक के साथ निगमबोध घाट की तरफ बढ़ी। 16 साल के राजीव ने पिता फिरोज को मुखाग्नि दी। पारसी परिवार में जन्मे फिरोज का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल जब फिरोज को दिल का दौरा पड़ा था, तब उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो हिंदू तरीके से अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था। 2 दिन बाद फिरोज के अस्थि कलश को लेकर एक ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया, जहां एक भाग को संगम में प्रवाहित कर दिया गया। इस दौरान नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, जबकि बचे हुए अस्थि को इलाहाबाद के पारसी कब्रगाह में दफना दिया गया। फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के दौरान इंदिरा सफेद साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि भारत में सफेद रंग को शोक का रंग माना जाता है। फिरोज के निधन के कई सालों बाद तक इंदिरा सफेद रंग के कपड़े पहनी रही। इंदिरा ने इस बारे में कहा था, जब फिरोज ऊपर गए तो मेरी जिंदगी में सारे रंग भी मेरा साथ छोड़ गए। जिस मौत ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो मेरे पति फिरोज की मौत थी। मैंने अपनी आंखों से अपने दादा, माता और पिता को मरते देखा, लेकिन फिरोज की मौत इतनी अचानक हुई कि उसने मुझे बुरी तरह से हिला दिया। मैं शायद फिरोज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। फिरोज गांधी के अनसुनी कहानियों की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा।